मैं अपने वक्तव्य दूं उससे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन इसकी चुनौतियों पर चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नीति कुछ पन्नों में नहीं सिमटी होती है। हर नीति के पीछे एक बड़ा इतिहास होता है, और यदि नीति के पीछे के इतिहास को हम इग्नोर करते हैं तो नीति सफल नहीं होती। हम देख चुके हैं कि पूर्व की भी बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिसके इतिहास को समझने का प्रयत्न नहीं हुआ, इसलिए वह क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो खामी नीतियों में नहीं होती है, उसके क्रियान्वयन में होती है, और क्रियान्वयन के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसका इतिहास समझा जाए कि उस नीति को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जो मेरा आज का प्लान ऑफ डिस्कशन रहेगा, मैं बहुत संक्षेप में भारत का शिक्षा के इतिहास का वर्णन करूंगा, बहुत संक्षेप में, और उसके बाद मुख्य रूप से मैं गांधी जी को लूंगा और गांधी जी का आज की शिक्षा नीति पर क्या प्रभाव है, फिर मैं इसका वर्णन करूंगा। मैं केवल नीति का वर्णन नहीं करूंगा, वह तो इंटरनेट पे उपलब्ध है, सब लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं नीति को लेकर क्या सोचता हूं, या गांधी जी की सोच पर नीति किस प्रकार से बनी है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस नीति के इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से हम इस नीति के माध्यम से पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का जो पर्पस है, मैं अगर उसे एक लाइन में कहूँ तो वो ये है, एक सैवेज समाज को सिविलाइज समाज बनाना। जब भारत में शिक्षा प्रारंभ हुई, वह एक ऐसा समाज था, जैसे बाकी सारे समाज होते हैं शुरुआत में, जहां पर लोग हंटर और गैदरर थे, एक बर्बर समाज था। मेरी इस बात से लोग अक्सर नाखुश होते हैं, लेकिन इतिहास को हम पलट नहीं सकते। इतिहास ना मेरा है ना किसी और का है, इतिहास सिर्फ इतिहास का है। और उस वक्त में कुछ लोग जिनकी सोच विशेष थी, उन लोगों ने धीरे धीरे उस समाज की खामियों को समझना शुरू किया। शिक्षा आई, और ये शिक्षा कोई एक दिन में नहीं आ गई। और ये शिक्षा, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, वेद युग से प्रारंभ नहीं हुई, उससे पूर्व में भी थी। ना होती तो वेद कैसे लिखे जाते? एक सामान्य सी सोच। तो शिक्षा प्रारंभ हुई, उस वक्त में शिक्षा नीतियां बननी शुरू हुई। उस वक्त में शिक्षण कैसे किया जाए, इस पर सामान्य ज्ञान लगने लगा। लोगों ने इसकी चर्चा शुरू की, घरों में शिक्षा दी जाने लगी। वैल्यूज इम्पार्ट करना भी शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। धीरे धीरे ये शिक्षा एडवांस होती चली गई, और यह शिक्षा उसके बाद संगठित होती चली गई। मैं अगर श्री राम जी की बात करूं तो श्री राम जी अपनी पीढ़ी के 29वें व्यक्ति हैं, भगवान हैं। यानी उनसे 29 पीढ़ी पूर्व शिक्षा संगठित रूप में भारत में आ चुकी थी। भारत में शिक्षा का इतिहास आधुनिक नहीं है, इतना प्राचीन है, इतना पुराना है कि जब पूरी दुनिया सोच भी नहीं पा रही थी, वहां पर मनुष्य केवल एक दूसरे को मारकर खा रहा था, ऐसे समय में भारत में शिक्षा भी और शिक्षण भी दोनों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन इस विषय पर
हम अब आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये विषय से भटकना हो जाएगा। उसके बाद श्री राम का युग आता है। श्री राम के युग में एक सर्टेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। श्री कृष्ण के समय में सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, संगठित रूप में है। किस भाषा को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस उम्र से पढ़ाना है, किस उम्र में क्या पढ़ाना है, उसका एक पूरा करिकुलम है। जिस करिकुलम डेवलपमेंट की आज हम बात करते हैं, ये कोई नई नहीं है। हाँ, ये नए लिफाफे में जरूर है। वेदांत की चर्चा यदि हम करते हैं, षड दर्शन की चर्चा यदि हम करते हैं, राम जी के समय में भी समस्त वेद नहीं है। रामचंद्र जी स्वयं सामवेद के और हनुमान जी स्वयं सामवेद के ज्ञाता हैं। यह हमसे चूक हुई है कि हमने अपने भगवान को केवल पूजा के मंदिर में रख कर बंद कर दिया, समझा नहीं। समझते तो शायद हमारी बुरी दशा नहीं होती। हनुमान जी को बंदर बना दिया क्योंकि हमें यह नहीं मालूम था वानर शब्द का अर्थ क्या होता है। लेकिन उस समय भाषा है, उस समय संगीत है, वामदेवाचार्य हैं, ऋषि बृहस्पति हैं, ऋषि पुरुष हैं, और उस वक्त पूरा शिक्षण प्रबंधन है। कक्षा में किस प्रकार आचार्य बैठेंगे और किस प्रकार आचार्य आचार्यत्व को निभाएंगे और किस विद्यार्थी को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, यह सब है। और इसका अध्ययन गांधी जी ने भी किया है। श्री कृष्ण के समय पर अब शिक्षण जो है धीरे धीरे एडवांस हो रहा है। पहले शिक्षण सिर्फ इतना था कि किस प्रकार बर्बर लोगों को, जो रिश्तों को नहीं समझते हैं, उनको सुसंस्कृत किया जाए। अब शिक्षा का विकास होना शुरू हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के समय तक आते आते 64 विषयों की शिक्षा, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी है यानी फॉरेन पॉलिसी भी है, जिसमें मेटलर्जी भी है, जिसमें खेती भी है, ऐसे 64 विषयों की शिक्षा मिलनी शुरू हो गई। श्री कृष्ण स्वयं 64 विद्याओं के ज्ञाता थे, जिसे हम 64 कला कहते हैं। उसमें नृत्य भी आ चुका था, गायन भी आ चुका था, वंदन भी आ चुका था, सब प्रकार की शिक्षा। और यह बिल्कुल सिस्टमेटिक है। किस समय पर क्या पढ़ाना है, किस ऋतु में क्या बताना है, यहां तक स्पष्ट है। यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं। यद्यपि इतिहास का वह खंड हमें बहुत आसान रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि हम वेदांत की कहानियों को पढ़ते हैं, उपनिषद की कहानियों को पढ़ते हैं, जाबाल को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि यह शिक्षा किस प्रकार से और एडवांस हो रही है। श्री कृष्ण के बाद भी यह शिक्षा लगातार एडवांस होती चली जा रही है। मौर्य वंश, गुप्त वंश में भी यह शिक्षा बहुत एडवांस है। और इस शिक्षा में शुरू से ही शामिल है युद्ध भी, तो शामिल है कृषि भी, तो शामिल है स्वास्थ्य भी, तो शामिल है जीवन से जुड़ी हुई हर प्रकार की आवश्यकता से संबंधित शिक्षा। और इसके आगे भी हम हैं, जिसकी चर्चा गांधी जी ने की है और जिसका प्रभाव नई शिक्षा नीति पर है। और वह चर्चा क्या है? शरीर से आगे की सोचना, एक संतुलन स्थापित करने की शिक्षा, जिसका मैं भी वर्णन करूंगा, वह मैं त्रिकोणीय शिक्षा व्यवस्था कहता हूं। और पहली बार भारत में नई शिक्षा नीति में उसका समावेश किया गया है। अब ये पूर्ण कैसे होगा, ये क्रियान्वित कैसे होगा, ये एक अलग से चर्चा का विषय है और इस पर विशद चर्चा की आवश्यकता भी है। शिक्षा के अंदर भाषा पर सबसे पहले काम होना शुरू हुआ। और ये मैं 5वीं BCE के भास ऋषि की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पूर्व में भी भाषा पर बहुत काम हो रहा है। हाँ, हमारे पास अभी एविडेंसेस नहीं है, एविडेंसेस ढूंढ नहीं पाए हैं। जो मिले हैं उन लिपियों का अध्ययन, जैसे खरोष्टी है, ब्रह्मलिपि है, उसका अध्ययन अभी हम नहीं कर पाए हैं। वो हो जाने के बाद तो भारत की एक ऐसी तस्वीर
ऐसी ज्वलंत तस्वीर दुनिया के सामने आएगी कि हम तो गर्व करेंगे ही करेंगे, दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। तो भारत की शिक्षा में एक और विशेष चीज है जिसका हम सामान्यतः विरोध कर बैठते हैं, लेकिन वह शिक्षा का अभिन्न अंग है, और वह है अर्निंग। कला के साथ कुशलता भी। विद्या और ज्ञान दोनों साथ चल रहा है, शिक्षा भी चल रही है, विद्या भी चल रही है, शिक्षालय भी है, विद्यालय भी है। तो इसने हमारे लोगों को कुशल कारीगर बनाया, चाहे वो तलवार बना रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो पशुपालन कर रहे हैं, चाहे वो राजा हैं और युद्ध कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध कौशल पढ़ रहे हैं, युद्ध में कौशल दिखा रहे हैं। ये सब कौशल क्रियाएं विद्या या शिक्षा का एक अभिन्न अंग था, और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी था, और हम दे रहे थे। हमने 790 एडी तक इस पर ध्यान दिया, लेकिन 790 एडी में दो संप्रदायों की आपसी बहस के कारण, आपसी ईर्ष्या के कारण हमने देवल हारा, सिंध पर कब्जा हुआ, और यहां से इस्लामिक राज्य आना शुरू हो गया और शिक्षा का इस्लामीकरण प्रारंभ हुआ। यहां से पतन की एक गाथा शुरू होती है, उससे पूर्व में विकास की एक गाथा है, एक सेवेज से सिविलाइजेशन की गाथा है, और यह बड़ी महान गाथा है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। मैं रिटोरिक्स की बात नहीं करता, मुझे भावावेश में बोलने की आदत भी नहीं है, और मैं उसे उचित भी नहीं मानता, क्योंकि उससे विषय से भटकाव हो जाता है, भाव में, शब्दों में बातें चली जाती हैं, तथ्य चला जाता है। तथ्य चला गया तो सत्य कभी सामने नहीं आएगा। इसीलिए वह विकास की गाथा है, और यहां से पतन की गाथा शुरू होती है। उपनिवेशिक शक्ति कभी भी हमारा विकास क्यों करेगी, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इस्लामिक शिक्षा जो शुरू होती है वह भारतीय शिक्षा से थोड़ी सी भिन्न है। भारतीय शिक्षा में ईश्वर निहित है, इस्लामिक शिक्षा में दीन अलग है, दुनिया अलग है। और वह दीन की शिक्षा जब देते हैं और भारत में जिस ईश्वर की शिक्षा दी जाती थी, इन दोनों में अंतर यह है जो गांधी जी ने नोट किया था और जिसका प्रभाव इस शिक्षा नीति पर दिखाई देता है कि ईश्वर की परिकल्पना, ईश्वर की कल्पना, ईश्वर का अस्तित्व, मेरा ईश्वर के साथ समन्वय, ये सब इंक्लूसिव है, लेकिन इस्लाम में ये एक्सक्लूसिव है। मैं समन्वय की बात कर रहा हूं, इस्लाम दोनों को अलग कर रहा है। हम बिंदु से ब्रह्मांड, हम ईश्वर से, भक्ति से सांसारिकता, इस बीच में दोनों चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस्लाम में दीन और दुनिया दोनों अलग हैं। इसलिए दीन स्पष्ट होते हुए भी दुनिया में बर्बरता नहीं गई। तालिबान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लादेन जैसे लोग इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। वह छीनने में विश्वास रखते हैं, वह हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते, बलात् धर्म परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। इसलिए दीन अलग हो गया और दुनिया अलग हो गई, और इसका सीधा प्रभाव भारत पे पड़ा। और इस्लामिक जो रूलर्स थे, जो वहाँ के जो राजा थे, बादशाह थे, सुल्तान थे, उन लोगों ने, जिसमें हूण भी आते हैं, तुर्क भी आते हैं, अरब के लोग भी आते हैं, अफगानी भी आते हैं, इन सब लोगों ने भारत के एक एलीट क्लास को उठाया। ये बात मैं खास तौर से कह रहा हूं, इसका संबंध मैं आगे जाके जोड़ने वाला हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं आप मेरे इस शब्द को, इस वाक्य को बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने एक एलीट क्लास को उठाया और इस एलीट क्लास को उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी। ये एलीट क्लास वो भी था जो लड़ रहा था, ये एलीट क्लास वो भी था जो पढ़ा रहा था। इस एलीट क्लास को उठाकर उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, मान्यता दी, उन्हें बड़े पद दिए, उन्हें बड़े ओहदे दिए, और उन पर एक दायित्व दिया कि आप भारतीय मानस का परिवर्तन कीजिए, और ये रिकॉर्डेड है। मैं केपी जायसवाल साहब को यहां पर लाना चाहूंगा।
मैं श्री जयशंकर प्रसाद जी को भी यहाँ लाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर प्रोफेसर धर्मपाल जी को विशेष रूप से लाना चाहूँगा। उन्होंने जो ब्यूटीफुल ट्री लिखा है, गांधी जी के शब्दों को में से 2 शब्द लेकर, मैं उसको भी, उस पुस्तक को भी यहाँ पर उल्लेखित करना चाहूँगा। मैं कर्नल टॉड की पुस्तक को भी यहाँ पर लाना चाहूँगा, जिन्होंने मीडिएवल इंडिया पर लिखा है। इन पुस्तकों के अध्ययन, ये कुछ पुस्तकें हैं, इसके अलावा बहुत अन्य पुस्तकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब जानबूझकर किया गया था, और इसलिए किया गया था कि हिंदू मानसिकता भारतीय, देखिए मैं गांधी जी के विचारों से कहीं भी अलग नहीं हूं और अलग होऊंगा भी नहीं, इसलिए आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ना देखें। एक एकेडमिशियन इस बारे में बात कर रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखें। मैं तथ्य और सत्य से बात कर रहा हूं, मैं धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। और व्यवस्था की जब हम बात करें तो बहुत निरपेक्ष भाव से हमें करना चाहिए, और जो तत्व उपलब्ध है उस भाव से करना चाहिए। मैं एक इंपीरियल पावर के, एक समाजवादी शक्ति की बात कर रहा हूं। समाजवादी शक्ति ने यहां के पूरे सिस्टम को मटियामेट करना चाहा। क्यों चाहा, यह भी सुन लीजिए। क्योंकि जो आश्रम की परिकल्पना है वह कुछ विषय पढ़ाने की परिकल्पना नहीं है, यह एक प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों की संवेद परिकल्पना है। वहां पर तैयार होते हैं लोग मानव बनने के लिए, मस्तिष्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शारीरिक बल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वहां पर सोल, माइंड और बॉडी का एक संतुलन स्थापित किया जाता है। इस संतुलन को गांधी जी समझते थे। गांधी जी ने एक बैठक में इस संतुलन के बारे में बड़े डिटेल से बताया था, और नई शिक्षा नीति में भी इसी संतुलन की बात की गई है। पहली बार किसी शिक्षा नीति में माइंड की बात की गई है, इससे पहले किसी शिक्षा नीति में माइंड की बात नहीं की गई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। माइंड को इग्नोर करके शिक्षा से क्या मिलेगा हमें, अभी उस विषय पर मैं आता हूं, बड़ा रुचिकर विषय है वो। तो हमने जब उपनिवेशिक शक्तियों के आगे घुटने टेके, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्होंने नहीं हमें मारा, हम भी तो पिटे, तो ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सत्य को आप परे रखकर शौर्य गाथाएं नहीं गा सकते। उन गाथाओं को गाने मात्र से साम्राज्य या नहीं मिला करते हैं, या वीर वसुंधरा का भोग नहीं करते हैं, या फिर विश्व गुरु नहीं बना करते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे उस सिस्टम को खत्म करना शुरू किया जिस सिस्टम से हम अपने धर्म से जुड़े हुए थे, कर्तव्य से जुड़े हुए थे, जिस सिस्टम से हम अपने शास्त्र से जुड़े हुए थे, जो एक ऐसे स्थान पर एक रूपरेखा बनाई जाती थी, वहां पर शिक्षण और प्रशिक्षण हुआ करता था, उस स्थान को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। क्योंकि वहां शूरवीर भी बनाए जाते थे, वहां पर उच्च कोटि के ब्राह्मण भी बनाए जाते, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। और ये कहां से आई, ये भी अभी मैं बात करूंगा जब मैं मैकॉले की बात करूंगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं चौपट करने के लिए उन्होंने ये सारा खेल रचा, और यही सबसे बड़ी दुश्मनी दारा शिकोह से थी कि वह क्यों भारतीय शास्त्र पढ़ता है और उसका ट्रांसलेशन करता है और उसे बाकी लोगों को सुनाता है। वह कोई सत्ता की दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि दारा शिकोह ने सत्ता नहीं चाहिए थी। अगर आप दारा शिकोह का इतिहास बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो दारा शिकोह को सत्ता मिली जरूर थी, क्योंकि वह एक बहुत फादर्स गुड बॉय था, लेकिन दारा शिकोह ने सत्ता चाहिए नहीं थी, और यह औरंगजेब भी जानता था। लेकिन यहां पर वो इस्लामी कट्टरता आई, जिसकी वजह से दारा शिकोह को बर्बरता से मारा गया। वैसे भी वो मारा जा सकता था, लेकिन दारा शिकोह को जिस बर्बरता से मारा गया वह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह सत्ता का युद्ध नहीं था, यह संस्कृति का युद्ध था। जिस शास्त्र को समाप्त करने में तब तक लगभग 300 साल की मेहनत की जा चुकी थी, वह फिर भी जीवित थे। उन शास्त्रों को सुनाने वाले फिर भी जीवित थे, उन शास्त्रों के अनुसार चलने वाले लोग फिर भी जीवित थे। और
एक एक व्यक्ति को मारकर वह उस सिस्टम को समाप्त कर देना चाहते थे, नहीं कर पाए, यह एक अलग बात है। हम लोगों ने वह आत्मा अपनी कभी मरने नहीं दी। कम हुई, कमी हुई, लोग हमारे बीच से द्रोही निकले, वो अलग बात है, लेकिन बावजूद उसके आज तक वह चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जीवित तो रही, और जीवित रही इसलिए भारत ने एक महान परिवर्तन देखा। और मैं तो आगे बढ़ता हूं यहां पर। अब आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज 1757 के बाद जब मुगल काल का धीरे धीरे डिके शुरू हुआ, बहुत ताकतवर होते चले गए। मुगलों ने 1206 से 1757 तक भारतीय शिक्षा को, भारतीय सारे सिस्टम्स को चौपट करने की बहुत कोशिश की। और ये केवल मैं ही नहीं कह रहा, महात्मा जी पर भी इसका बहुत प्रभाव था। वह इन सारे विषयों को बोलते भी थे, ऐसा नहीं है बोलते नहीं थे। अंग्रेज दोनों चीजों से घबराए। इस्लाम के मकतब के बाद मदरसा और हिंदुओं के आश्रम, इन दोनों चीजों से कैसे मुक्ति पाई जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आती थी उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह एक छत्र व्यापारिक राज्य की स्थापना वहां करना चाहते थे। मिशनरीज उनके काम में इंटरफेयर करती थी, लेकिन मिशनरीज ने लगातार अपना दबाव बनाए रखा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अचानक मिशनरीज सूट करने लगी। क्यों सूट करने लगी, यह उसका उत्तर दे रहा हूं पहले मैं, क्योंकि मैंने जैसे प्रारंभ में कहा, कोई भी नीति केवल कुछ लोगों के मानसिक विद्वता का ही परिणाम नहीं होती है, बल्कि एक नीति जो पन्नों में सिमटी दिखती है, इसके पीछे एक विशाल इतिहास होता है। उसको समझना होगा, तभी क्रियान्वयन होगा। मैं इस पर अडिग होते हुए इसीलिए इस इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे गांधी जी को केंद्र में लाना है। गांधी जी तभी केंद्र में आते हैं जब गांधी जी का विरोध दिखता है, और विरोध किससे कर रहे हैं वह स्वयं में एक इतिहास है, जिसका एक अध्याय मैंने पूर्ण किया, 2 अध्याय मैंने पूर्ण किए। प्राचीन भारत और उसके बाद मध्यकालीन भारत। 1757 के बाद अब एक नई समस्या शुरू होती है, अंग्रेजों की समस्या। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे हैं, भारत का व्यापार 35% तक पहुंच चुका है। आज 0.5% हमारा शेयर इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये दुख की बात है। भारत के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन 54% है, और ये 54% जा कहां रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये 54% इनर मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। देखिए, सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं अर्थ पर आकर टिक रही है। ये 54% इनर मार्केट में, इसीलिए गांधी जी ने बार बार कहा विलेज फेडरेशन। हिंदू स्वराज में बार बार वो कहते हैं विलेज फेडरेशन। हर गांव अपने आप में एक फेडरेशन होना चाहिए। वह हर गांव को स्वायत्तता प्रदान करना चाह रहे हैं। गांधी जी को हम बहुत राजनीतिक रूप से अलग अलग गठबंधन करके समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ सकते हैं। गांधी जी को हमें बहुत गहराई से समझना होगा, इतनी हल्की बात नहीं कहते हैं वो। अब वो उस व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान मैं आपको दिलाना चाहूंगा कि जब अंग्रेज यहां आते हैं, विलेज को सबसे बड़ा मार्केट बनाना चाहते हैं। विलेज के अंदर 54% रिसोर्सेज विलेजर्स के बीच में बढ़ जाते हैं, उन्हें बाहर की जरूरत नहीं है। और गांधी जी की सिंपलिसिटी का सिद्धांत भी यहीं से आता है। वो कहते हैं इतने सिंपल रहिए, जैसे हम यहां बैठे हुए, हमें बाहर की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें किसी वेटर की जरूरत नहीं है, हमें बाहर के लोगों के अभावगत की जरूरत नहीं है, जो किराए के अभावगत
जो वेलकम करने वाले लोगों की जरूरत नहीं, हम आए अपना बैठ गए, बातचीत शुरू हो गई। यह गांधी जी का सिद्धांत इसीलिए था क्योंकि वह समय था जब अंग्रेज विलेज तक में नहीं घुस पा रहा था, जबकि राज्य की सत्ता 1764 के बाद उसे मिल रही थी। 1774 के बाद वो और पुख्ता हो गई, बावजूद उसके वह विलेज के बाजार को तोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं तोड़ पा रहा था क्योंकि भारत के लोगों को उसके माल की जरूरत ही नहीं थी। अब एक कितनी महत्वपूर्ण बात है, विलेज कितनी ताकतवर उस वक्त यूनिट होती थी। 100 लोगों के परिवार पर, महाराष्ट्र में 100 लोगों के परिवार पर एक स्कूल होता था आवश्यक रूप से। केवल बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर 100 स्कूल्स होते थे। ये आंकड़े हैं और ये एकदम फोर्टिफाइड बाकायदा रेफर्ड आंकड़े हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। हर गांव की लगभग 35% जगह खाली छोड़ी जाती थी। आज उस पर कब्जे हो जाते हैं राजनीतिक गठजोड़ से। उसमें या तो गाय चरती थी या और आवश्यक पशु चरते थे, और एक स्कूल होता था, छोटा हो या बड़ा हो, हर गांव के पास एक स्कूल होता था जहां पर कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। मैं यहां पर AR देसाई साहब की और धर्मपाल जी की दोनों की बुक्स रेफर करना चाहता हूं। अगर आप मैक्स मुलर को भी बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मैकॉले को बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, विंसेंट स्मिथ को बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं, सी जॉर्ज को बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे उनकी किताबों में सारे रेफरेंसेस हैं। मात्र 100 परिवारों पर एक स्कूल तो आज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत की उन्नति नहीं हुई है, बहुत उन्नति की है हमने 74 वर्षों में। बहुत कुछ करना है, नहीं एक अलग बात है। स्कूल की यह हैसियत हुआ करती थी, शिक्षक की तनख्वाह कम होती हो लेकिन शिक्षक का सम्मान सबसे बड़ा होता था। आधुनिक शिक्षा नीति, ये जो 2020 की शिक्षा नीति है, यही बात कह रही है, शिक्षक के उस सम्मान को लौटाने की बात कह रही है। अब इसका क्रियान्वयन कैसे होगा ये अभी देखना है। और गांधी जी ने इसीलिए शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण माना इस समाज के लिए। और दुनिया में ऐसे बहुत समाज हैं, ईरान की तो हमारे अग्रज प्रोफेसर रमेश जी की बहुत अच्छी स्टडी है, अवस्था पर उनका बहुत विशद अध्ययन है। आज भी ईरान में अगली सीटों पर शिक्षक ही विराजते हैं, चाहे कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट आ जाए वो शिक्षक के पीछे बैठेगा। यही स्थिति भारत की थी। और जब तक भारत के शिक्षक के पास पुनः यह प्रतिष्ठा स्थापित नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते। शिक्षा नीति कितनी भी अच्छी हो, आप पे 6% की जगह 36% भी खर्च आप करने लग जाएं, लेकिन जो धुरी होती है शिक्षा की वो सिर्फ शिक्षक होता है। जब धन नहीं था तो भी इसी शिक्षक ने भारत को गौरवान्वित किया और विश्व गुरु बनाया, इसी शिक्षक ने, जबकि उसकी तनख्वाह नहीं होती थी। तो शिक्षा की धुरी शिक्षक है, तो उसका गर्व लौटना होगा। अगर नहीं लौटा तो कुछ नहीं होगा। गांधी जी इस बात को समझते हैं। और कितना यहां पर एक बड़ी विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुगल काल तक सारी शिक्षा फ्री थी, और ये ऐसा नहीं गरीबों के लिए फ्री थी, सबके लिए। शिक्षा का शुल्क लेना अपराध माना जाता था। वह राज्य जो शिक्षा का शुल्क लेता था उस राज्य को कमजोर माना जाता था और दुश्मन उस पर आक्रमण कर देता था कि इस राज्य के पास धन नहीं है, लगता है बिल्कुल भी, शिक्षा के लिए धन ले रहा। शिक्षा के लिए धन लेना इतना बड़ा पाप माना जाता था। मिडिवल हिस्ट्री का जिन्होंने भी विशद अध्ययन किया है, या मिडिवल हिस्ट्री में जो एजुकेशन पार्ट पर
जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी आप समझ जाएंगे, यहां तक कि मुगलों तक ने भी शिक्षा का धन नहीं लिया और हर स्कूल, हर गुरुकुल, हर आश्रम प्राचीन भारत से लेकर 1757 तक राज्य के द्वारा दिए गए धन से चलता था और इसे दान की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। कोई एहसान नहीं है। एहसान वो स्कूल कर रहा होता है जहां विद्यार्थी पढ़ के उस राज्य को सशक्त कर रहे होते हैं। स्कूल को दान कोई कैसे कर सकता है? शिक्षक को दान कोई कैसे दे सकता है? शिक्षक तो सब कुछ दे रहा है राज्य को। राज्य की शक्ति शिक्षक है, वह दान पे कैसे चलेगा? 1757 तक यही रही। और भारत के धर्म में समाजवाद नहीं थे। हालांकि एरिस्टोक्रेसी आई उसके बाद 791 के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाजवादी रूट्स रही। उसके बाद जब अंग्रेज आना शुरू हुए, उनकी पूंजीवादी व्यवस्था थी, वो कैपिटलिस्ट थे, वो इसके बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते थे। वो दूसरे किस्म के कोट पैंट पहनने वाले बर्बर थे। वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं सोच पाए कि हर चीज का एक दाम होता है और उस दाम को वसूला जाना चाहिए। इसी सोच के साथ हम आज यहां तक आ चुके हैं। शिक्षा पर धन लिया जाने लगा, स्कूलों पर धन लिया जाने लगा और गांव की वह भूमि जो स्कूलों के लिए थी वह तहस नहस की जाने लगी और उस भूमि पर अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कैश क्रॉप्स उगवानी शुरू करी या छोटी इंडस्ट्रीज लगवानी शुरू करी। जिस दिन गांव से स्कूल समाप्त होने लग गए, उस दिन से शिक्षा का अवसान शुरू हुआ। जिस दिन गांव के शिक्षक अनएम्प्लॉयड होकर फैक्ट्री के वर्कर्स बनने लग गए, उस दिन से शिक्षा का अवसान शुरू हुआ। जिस दिन हस्तकरघा और दस्तकारी में लगे हुए लोग, हैंडीक्राफ्ट्स या क्राफ्ट्समैन, वह या कृषक, वह लोग जिस दिन अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज के वर्कर्स बनने लग गए, उस दिन से इस शिक्षा का अवसान शुरू हुआ, इस समाज का अवसान शुरू हो गया। ये आधुनिक भारत में ना रिपीट हो, इसकी भी हमें कोशिश करनी होगी और इसकी भी हमें चिंता करनी होगी। अब गांधी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल शुरू होता है और इस महत्वपूर्ण रोल को जो गांधी जी को सौंप रहा है वो कौन है? मैकॉले, टीबी मैकॉले। जहां बात आती है हम एक लाइन कह के चुप हो जाते हैं कि मैकॉले ने भारत की शिक्षा का नुकसान किया। देखिए, मैं अपना ठीकरा अपने ही सर फोड़ने में विश्वास रखता हूं। अगर गलती मेरे से हुई है तो मुझे उसे स्वीकारना चाहिए। अगर कुल 4 साल के छोटे से स्पेन में, कुल 4 साल की, मैकॉले भारत के कमांड में 4 साल के लिए था, अगर कुल 4 साल के अंदर वह भारत का इतना नुकसान कर रहा है तो 4000 वर्षों से जो लोग भारत की रक्षा कर रहे हैं वो कहां थे? तो कहीं ना कहीं चूक हमसे हो रही और इसे स्वीकारना चाहिए। मैकॉले ने जो बुरा किया उसे हमने सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए, गुलामी के दौर में उतना नहीं कर पाए, अब कर लें। मैकॉले के सिद्धांतों में मैं आपको एक कोटेशन मैकॉले की पढ़ के सुना दूं और उससे मैकॉले की मानसिकता क्या है ये बड़ा स्पष्ट समझ में आएगा। A single shelf of a good European library was worth of the whole native literature of Indian and Arabic। ये था मैकॉले का डर। वो कहता है कि एक शेल्फ में रखी हुई यूरोपियन पुस्तकें पूरी लाइब्रेरी पर भारी हैं जो हिंदुस्तानी और अरब की है। क्योंकि अब देखिए, यहां से स्ट्रेटेजी शुरू होती है अंग्रेजों की। अंग्रेजों को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हम कि वो आए और कब्जा कर लिया, इधर से तोड़ा उधर से तोड़ा, डिवाइड एंड रूल, और उसके बाद गांधी जी आए और आज़ादी हो गई। ऐसे नहीं, बहुत गहरी नीतियों से कोई कार्य होता है और उस नीति को समझने की जरूरत है। जब तक नहीं समझेंगे आधुनिक समाज में हम कुछ बहुत विशेष कर नहीं पाएंगे। उसकी गहराई को समझने की जरूरत है और यह गहराई केवल नीति निर्देशक लोग ही समझे ऐसा नहीं है, आम लोगों को भी, मुझ जैसे आप जैसे लोगों को भी इसे समझना होगा।
दो प्रमुख महाद्वीप कब्जाने हैं। एक चल रहा है संस्कृत से, दूसरा चल रहा है अरबिक से। एक चल रहा है भारतीय शास्त्र परंपराओं से और दूसरा चल रहा है कुरान शरीफ से और हदीस से। जब तक इन दोनों का समूल नाश नहीं होगा तब तक किसी भी हालत में पूरी दुनिया पर उनका कब्जा नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, ये दोनों उस वक्त के सबसे बड़े बाजार हैं और भारत में तो दुनिया के उस वक्त में सबसे ज़हीन लोग, सबसे विद्वान लोग निवास करते थे। और ये मैकॉले ने बार बार कहा है। हम लोग एक 9 पेज का उनका 2 फरवरी का पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया हुआ स्टेटमेंट तो जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मैकॉले ने बहुत कुछ लिखा है। खास तौर से मैकॉले ने अपने पिताजी को जो पत्र लिखे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। उसमें उसने दिल खोल के लिखा। उसके पिताजी भी बड़े ओहदे पर काम करते थे और मैकॉले डिफेंस सेक्रेटरी है, ये याद रखिएगा। वो डिफेंस एक्सपर्ट है। उसको एजुकेशन क्यों दी गई, इसके पीछे अंग्रेजों की एक बेहद जरूरी चाल थी, सोच थी। और वो सोच ये थी कि ये स्ट्रेटेजिस्ट है, ये एजुकेशनिस्ट नहीं है, ये स्ट्रेटेजिस्ट है। और इसीलिए जब ये समाज में जाएगा तो ब्लिट्जक्रीग पॉलिसी से घुसता चला जाएगा और समाज को फाड़ देगा अंदर से। और वो सफल हुआ। मैकॉले को समझिए, उसने जो उसके फादर को लेटर्स लिखे हैं उसको समझने की बहुत ज़्यादा हमको आवश्यकता है। तो एक तरफ वो क्रिमिनल कोड बना रहा है, तो दूसरी तरफ वो एजुकेशन पॉलिसी बना रहा है जिसमें भारत के अंदर जो 2 महत्वपूर्ण भाषाएं हैं इसे समस्त रूप से समाप्त कर देना चाहता है, क्योंकि इससे दोनों ही लोग अपने ओरिजिन से खत्म हो जाएंगे। ओरिजिन से खत्म होते ही वह अपनी संस्कृति से खत्म हो जाएंगे और संस्कृति से खत्म होते ही वो यहाँ के एक छत्र मालिक हो जाएंगे। वो एक जुमला है उनका जिसमें वो कहते हैं सिविलाइज करना है मुझे, दिस इज वाइट मैन्स बर्डन। सिविलाइज अगर है कुछ नहीं करना है, सीधा मार्केट सिद्धांत है, सीधा बाजारवादी व्यवस्था है। बाजारवादी व्यवस्था चल किससे रही है? संस्कृति से। संस्कृति किससे चल रही है? शास्त्र से। शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? भाषा से। इसलिए पहला आघात भाषा पे किया। 2020 की नीति में सबसे ज्यादा काम अगर होना चाहिए तो भाषा के स्थापित करने के लिए होना चाहिए। अगर भाषा स्थापित नहीं, और वो भी और कोई नहीं, संस्कृत। अभी भी हम इस गोल से पीछे हैं। संस्कृत का स्थापना अगर नहीं हुई तो हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते। और अगर हमने संस्कृत को आज भी इग्नोर किया तो बहुत सारी, और मैं इसमें और जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसकी भी बात करता हूं, क्योंकि तमिल लैंग्वेज में भी एक तमिल संगम सब जानते ही हैं, एक कितना बड़ा अपने आप में विज्ञान है। शास्त्र का अर्थ केवल पूजा करना, चालीसा पढ़ना नहीं होता है। शास्त्र में एक पूरा समाज, एक पूरी शिक्षा, एक पूरी वैज्ञानिक व्यवस्थाएं होती हैं। और खास तौर से भारतीय शास्त्र तो अपने आप में अनुपम है। दुनिया में ऐसे कहीं और शास्त्र आप नहीं देख सकते। यहां पर धर्म की बात भी इस प्रकार से कही जाती है कि वह कर्तव्य निष्ठा उत्पन्न कर देती है। अब यहां से हम गांधी जी को समझना शुरू करेंगे और यहां से अब हमें समझ में आएगा कि गांधी जी का प्लान क्या है। और जैसे जैसे मैं गांधी जी के प्लान की चर्चा करता जाऊंगा, जो बहुत शॉर्ट में करूंगा समय की बाध्यता के चलते, तो मैं जैसे जैसे उस बात की चर्चा मैं करूंगा, आप खुद समझते चले जाएंगे कि 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस पर गांधी जी का क्या प्रभाव है। अद्भुत प्रभाव है। और ये गांधी जी के बारे में एक बड़ा संदेश इस समाज को देगा। वर्धा योजना 1937, गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। अगर आपने शिक्षा नीति पढ़ी है, प्रीफेस पूर्ण करके अब आप शिक्षा नीति पर आइए। प्रथम 10 पन्नों में गतिविधि आधारित शिक्षा,
अर्ली चाइल्ड केयर क्या है, गतिविधियां कराइए और बच्चे को उसकी गतिविधि उसके हिसाब से करने दीजिए। शिक्षक को उसकी गतिविधि उसके हिसाब से करने दीजिए। ये अमेरिकन सिस्टम भी आज भी यही है। दुनिया में अनेक जगह ये सिस्टम्स हैं। हमारे यहां एक ब्यूरोक्रेट हमें बताता है कि शिक्षक को क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए। ये हास्यास्पद है। ये टिपिकल इंडियन, ये टिपिकल ब्रिटिश सिस्टम है, जहां पर एक स्ट्रेटेजिस्ट, जहां पर एक लॉ मेंबर ये हमें बता रहा है कि शिक्षा नीति कैसे होगी, वहां पर आज भी ये व्यवस्था हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये टूटनी चाहिए। जो अभी दीदी ने प्रश्न किया था, प्रश्न में एक विचार व्यक्त किया था वाइस चांसलर की नियुक्ति का, मैं इसे और आगे बढ़कर बात कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री से लेकर एक विलेज लेवल पर भी जो शिक्षा का अधिकारी होता है वह शिक्षा क्षेत्र से ही होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए नहीं, शिक्षा क्षेत्र से होना चाहिए, शिक्षक ही होना चाहिए। अन्य लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये ठीक है, आईआईटी में एक इंजीनियर हो सकते हैं, ये ठीक है, मेडिकल साइंस पढ़ाने वाले एक व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं, अलग से आ सकते, लेकिन शिक्षक ही केवल शिक्षा को निर्देशित कर सकता है, अन्य कोई नहीं। ये कोई जॉर्ज हैट नहीं है, सीएम जॉर्ज हैट नहीं है कि किसी भी सर पे आप भिगो के उसको पहना दो। एक बहुत स्पेशलाइज्ड साइंस है। और जिस वक्त गांधी जी ये कहते हैं कि इसमें सोल भी हो, सोल पर भी काम हो, इस पर बॉडी पर भी काम हो, इसमें माइंड पर भी काम हो, तो सीधे कॉग्निटिव नॉन कॉग्निटिव दोनों डेवलपमेंट्स की वो बात करते हैं। हमने सब शब्दों को नए जामे तो पहना दिए, माइंड पर काम नहीं किया। गांधी जी बारंबार माइंड पर कार्य करने की बात कह रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही नहीं कहेंगे गांधी जी किसी बात को। शिक्षा माइंड से होती है, ना लाइब्रेरी से होती है, ना बिल्डिंग से होती है। लाइब्रेरी और बिल्डिंग्स टूल्स हैं, ये एक माध्यम मात्र है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये गोल नहीं है, माध्यम मात्र है। बिना पुस्तकों के भी लोग बहुत इंटेलिजेंट मैंने देखे हैं, जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा, मुंशी के रूप में वह तख्त पर बैठकर कार्य कर रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, और उनसे वकील भी सलाह लेते हैं, ऐसा मैंने देखा है। उन्होंने कानून की पुस्तक नहीं पढ़ी, उन्होंने जीवन के अनुभव को समझा है। ऐसे बहुत सारे लोग हर क्षेत्र में मिल जाएंगे। हर इंजीनियर कार ठीक कर सकता हो जरूरी नहीं, लेकिन मिस्त्री कर देगा। उसने इंजीनियरिंग की कोई ड्राइंग नहीं सीखी है, उसने कोई डिजाइनिंग की क्लासेस अटेंड नहीं की है। तो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी इस स्किल पर फोकस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी स्किल की बात करती है। फिर आपको यह अनुभव होगा, अरे ये तो वर्धा प्लान है। उसके बाद गांधी जी एक और बात कहते हैं, और बहुत ओपनली उन्होंने कहा इस बात को, पाश्चात्य शिक्षा ने मुट्ठी भर शिक्षित भारतीयों एवं जनसाधारण के माध्यम से एक खाई पैदा कर दी। इस बात को समझिए सैनी साहब, कितनी गहरी बात उन्होंने कही। एलिटिज्म पर इससे बड़ी चोट और कोई नहीं हो सकती। हमारी शिक्षा लोगों के लिए है, यह एलीट क्लास के लिए, और अगर एलीट क्लास के लिए है, यह शिक्षा नीति फेल हो जाती है, और हुई है। आप अगर 1951 से लेकर आज तक देखें तो शिक्षा नीतियां लगातार फ्लैट हुई हैं, लगातार फेल हुई हैं। क्यों फेल हुई है? वो एलीट की बात करती है। गवर्नमेंट स्कूल्स कभी डेवलप नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि पब्लिक स्कूल्स, कहने को पब्लिक है प्राइवेट, ये भी शायद भारत में ही होगा कि पब्लिक स्कूल्स कह कर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा दिया गया। तो पब्लिक स्कूल्स एलीट्स पैदा करते हैं, और ये एलिट्स, मैकॉले ने जो उसका पार्लियामेंट में वक्तव्य है और अपने फादर को लिखा हुआ पत्र है, उसमें देखिए, उसमें उसने स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुझे वो एलिट्स पैदा करने हैं। गांधी इसका जवाब दे रहे हैं, जो मैकॉले ने तब लिखा है 1835 में, कि मुझे वो एलिट्स डेवलप करने हैं जो भारत के लोगों को
अंग्रेजों के लिए तैयार करेंगे। यही कहलाती है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकॉले। मैकॉले ने एक थ्योरी दी है और बाकायदा इसका नाम दिया। ये फिल्टर करके उन्होंने इस सिस्टम को चौपट करने की कोशिश की और यहां से वो कास्ट एलीट की बात करते हैं। दो किस्म के एलीट्स की बात करते हैं मैकॉले। पहला एलीट कौन है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जमींदार है, और दूसरा एलीट कौन है? जो उन्होंने कहा ब्राह्मण है। जबकि आपको मैं खास चीज बताता हूं, भारतीय शिक्षकों में प्राचीन भारत से लेकर 1757 तक अधिकतम 47% ब्राह्मण ही शिक्षक रहे हैं। बाकी जो 53% लोग हैं वो भिन्न भिन्न जातियों से आए हैं। कर्नल टोड को पढ़िए आप। मिडिवल हिस्ट्री में ये उन्होंने समझाने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा वर्ण सिस्टम और जाति सिस्टम में कितना भेद है। मैं जाति सिस्टम की मुखालफत करता हूं और सड़क पर आकर करता हूं, लेकिन वर्ण सिस्टम की यहां बात हो रही है जिसको मैकॉले ने जाति में कन्वर्ट किया, और इसने दो एलीट ग्रुप्स बनाकर उठाया उन्हें, और फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इन्होंने जन्म दिया। और उसके बाद धीरे धीरे ये परकोलेट डाउन हुई, और आज हर स्कूल की, हर माता पिता की एक ही सोच है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में बोलता हुआ आए। इसीलिए जब उसके सामने एक प्लेट में आम रखते हैं, चाहे वो कितनी भी अंग्रेजी ना जानता हो, फिर भी वो कहता है बेटे प्लेट से मैंगो ले आओ। ये उसी मैकॉलियन सोच का परिणाम है। वो जानता है इसे आम कह सकते हैं, लेकिन वो ये जानता है कि आम कहने से इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी वक़्त नहीं होगी, इंटरनेशनल एरिना में उसकी वक़्त नहीं होगी, इसलिए उसे आम नहीं कहना है। वो आम नहीं कहने देना चाहता, वो कहता है मैंगो। उसे ये नहीं पता प्लीज ब्रिंग अ प्लेट फुल ऑफ मैंगोज, वो नहीं कह सकती या नहीं बोल सकती इतनी बड़ी, या वो नहीं बोल सकता इतना लंबा सेंटेंस अंग्रेजी में, लेकिन मैंगो ले आओ, शूज ले आओ। जूते क्यों नहीं ला सकते? जूते और शूज अलग अलग हैं क्या? नहीं। ये मानसिकता है जो आपको शूज लाने को कहती है, ये मानसिकता है जो आपको जूता लाने को नहीं कहती। गांधी जी ने इसी पर कुठाराघात किया, और कितना स्पष्ट उन्होंने इस बात को कहा है 1921 में रेफर कर रहा हूं। माई एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड टू माई सेटिस्फैक्शन दैट लिटरेरी ट्रेनिंग बाई इटसेल्फ एड्स नॉट एन इंच टू वंस मॉरल हाइट, एंड दैट कैरेक्टर बिल्डिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिटरेरी ट्रेनिंग। आई एम फर्मली ऑफ द ओपिनियन दैट द गवर्नमेंट स्कूल्स हैव अनमेंड अस। कितनी बड़ी बात, और कितने जोरदार तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है। 1921 का ये उनका स्टेटमेंट है जो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत लंबा भाषण है, मैं उस पर नहीं इस वक्त उसको नहीं ले सकता, लेकिन इसको समझने की बड़ी ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए गांधी जी ने एक टर्म यूज करी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। एजुकेशन शुड बी फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। अब फिर 10 पेज के बाद से 15 पेज के बीच में जब आप नई शिक्षा नीति को पढ़ते हैं तो यही इंप्रेशन आपको मिलेगा, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यानी सरकार की एक ऐसी सोच जिसमें शिक्षा दिल्ली से चलकर दूरस्थ गांव के एक घर में पहुंच रही है, और वो वहां उस शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं। गांधी जी ने स्किल पर जोर दिया, और वर्धा प्लान में स्पष्ट लिखा हुआ है दस्तकारी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रथम 7 वर्ष की शिक्षा, देखिए गांधी जी की सोच देखिए, प्रथम 7 वर्ष तक की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। 2010 का राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, और 2020 में उसी राइट टू एजुकेशन को अपहोल्ड करने की कोशिश की जा रही है जो गांधी जी 1937 में कह रहे हैं। लेकिन 1951 से लेकर 1959 तक कोई प्रयास नहीं हुआ। लोगों के कहने के बाद भी, गांधीयन लोगों के कहने के बाद भी क्यों प्रयास नहीं हुए, यह भी एक शोध का विषय है। गांधी जी के समस्त शिष्यों ने उनकी शिक्षा नीति को लागू क्यों नहीं होने दिया, यह एक महान सोच का, एक महान शोध का विषय है। एक चीज गांधी जी ने उसमें और इंक्लूड करी, कक्षा 2 से कक्षा 7 तक
शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए। गांधी जी समझ चुके थे कि अब हालात कुछ और हैं, तो एक बाइंडिंग लैंग्वेज बनाई जाए, और वो बाइंडिंग लैंग्वेज उन्होंने हिंदी माना। इस पे विरोध हो सकता है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने एक बाइंडिंग लैंग्वेज जिसमें सारी सोसाइटी को वह समावेश कर ले। समावेशी भाषा उस समय की हिंदी बन चुकी थी, संस्कृत नहीं रह गई थी, इसलिए उन्होंने कहा हिंदी में होना चाहिए, जिससे पूरे भारत को वो बांध सके। क्योंकि गांधी की एक चिंता ये थी कि भारत अगर अचानक से आजाद हो गया, ये टूट जाएगा। इसीलिए गांधी जब बात करते हैं फ्रीडम की, तो लोग उन पे एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन गांधी जी फ्रीडम की तैयारी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे सिद्धांतों से विरोध हमारा हो सकता है, किसी भी दार्शनिक से हो सकता है, मेरा भी है, लेकिन कुछ चीजें अगर सही हैं और आधुनिक भारत में यदि वो सही उतरती दिखी, तो उसके लिए हमें उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहिए। गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा इस बात को। हिंदी माध्यम में अगर आप ये शिक्षा देना शुरू कर देंगे, भारत एक होना शुरू हो जाएगा। और मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स, ये गांधी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने कहा है शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी शिक्षा में विषय कम, और जो आपके मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क्स हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट जिसे आज हम कह रहे हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहां से शुरू करते हैं गांधी जी। अगर हम उस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो देखेंगे कि आज की जो शिक्षा है कहीं हूबहू गांधी जी की बात करती तो नहीं दिखाई दे रही। अब इस पर सोचेंगे तो आपको फिर धीरे 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 लगने लगेगा कि हाँ, जो कार्य भारत को तोड़ने के लिए शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा को माध्यम बनाते हुए मैकॉले ने किए, गांधी जी ने 1937 में उसका प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर ही नहीं दिया, बल्कि एक अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल प्रस्तुत किया, और वह अल्टरनेटिव मॉडल आज लगभग 73 साल बाद भारत में पुनर्प्रदर्शित होता दिखाई दे रहा है। तो यह एक बड़ी बात है। इसीलिए आज की जो शिक्षा नीति है भारत की, मैं शिक्षा नीति को एक बहुत बड़े इतिहास को समेटती हुई शिक्षा नीति के रूप में देखता हूं। एक बहुत बड़े सभ्यता की पुनर्स्थापना के प्रयास के रूप में देखता हूं। अभी तो यद्यपि ये कागजों में है, अभी एग्जीक्यूट कैसे होगी, कौन लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये सोचने की बात है। अगर ये ब्यूरोक्रेटिक शक्ल्स में चली गई तो कैसे एग्जीक्यूट होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा एक विशेष और विशुद्ध रूप से एक टेक्निकल चीज़ है, और शिक्षकों के हाथ में ही वो चलनी चाहिए, शिक्षकों के हाथ में रहनी चाहिए। हाँ, शिक्षकों से भी यहाँ एक प्रार्थना मैं ये ज़रूर करता हूँ, समाज को समझे बिना शिक्षा मत दीजिए, क्योंकि शिक्षा समाज के लिए होती है। शिक्षा समाज को उन्नत करने का एक टूल है, शिक्षा भी अंतिम नहीं है। शिक्षा समाज को उन्नत करने का एक टूल है, और यदि शिक्षा समाज उपयोगी नहीं हुई तो इसका हाल वही होगा जो बाकी पूर्व में शिक्षा नीतियों का, राधा कृष्ण आदि आयोगों का हुआ। विषय बहुत सुंदर था, मैं नहीं जानता कि मैं न्याय कर पाया या नहीं कर पाया। एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, सर मुझे बहुत प्यार करते हैं तो विचारक कह देते हैं, विचार करना तो अभी शुरू भी नहीं किया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया, समझ पाया इतिहास के माध्यम से या शिक्षा नीति के पठन के माध्यम से, वह मैंने प्रस्तुत किया, और आप सब लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस बड़े दिवस के लिए मुझे यहाँ पर वक्तव्य देने को कहा गया, ये मेरा सौभाग्य है, और सौभाग्य ये भी है कि मेरे आगे मेरे अग्रज और समाज के अग्रज श्री अतुल कोठारी जी बोलेंगे, और वह हम लोगों का मार्गदर्शन और भी करेंगे। मैं हृदय से गांधी संस्थान का, काका स्मृति का, और विशेष रूप से मैं अपने
मैं अगर मेंटोर कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऐसे प्रोफेसर भारद्वाज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।